अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और कामयाबी के साथ जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और आमतौर पर हमारी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल जिंदगी में ही हमारा गुजर जाता है। हम हर रोज 10 से 15 घंटे तक अपने ऑफिस में काम करते हैं और इस दौरान हमारा जो वास्ता है बहुत से अफराद से पड़ता है जो मुख्तलिफ मिजाज और रवैयों के मालिक होते हैं और पूरा दिन एक साथ गुजारने की वजह से उनके मिजाज का कुछ हम पर और हमारे मिजाज का कुछ उन पर काफी गहरा असर भी होता है। और मैनेजमेंट के माहिरीन के मुताबिक कहा जाता है कि अगर हमारी प्रोफेशनल जिंदगी अच्छी है तो हमारी जाती जिंदगी पर भी उसका बहुत अच्छा असर होगा, लेकिन अगर हमारी प्रोफेशनल जिंदगी ही मुश्किलात का शिकार है तो जाती जिंदगी पर भी उसके मनफी असरात लाजमी पड़ते हैं। तो इसलिए जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में हम अच्छे मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ें, मनफी लोगों से फासला जितना हो सकता है इख्तियार करें और उन लोगों के मनफी ख्यालात बदलने में उनकी मदद भी की जाए और कोशिश करें कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और ज़ाती लाइफ में तवाज़ुन बरकरार रखें, बैलेंस्ड लाइफ चले। ये नहीं कि एक लाइफ को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे, दूसरी लाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। तो इसलिए तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हवाले से। तो डिग्री मुकम्मल करने के बाद हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई अच्छी सी मुनासिब सी जॉब मिल जाए और पाकिस्तान में जॉब मार्केट की जो सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, हर किसी को पता है उसके बारे में। कंपटीशन इतना सख्त हो चुका है मार्केट में कि अगर कोई वैकेंसी निकलती भी है तो उसके लिए सैकड़ों और बाज़ औक़ात हम देखते हैं हज़ारों उम्मीदवार अप्लाई करते हैं और किसी भी जॉब से पहले लिए जाने वाला इंटरव्यू सबसे अहम स्टेज होती है जिसमें इस कैंडिडेट का कंपनी या इदारे के नुमाइंदे के सामने अपेयर होता है और यही वो फैसला कुन मरहला होता है जिसमें ये फैसला होना होता है कि आपने उस जॉब के लिए अपनी काबिलियत साबित की है या फिर नहीं की। और हम अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को ये शिकवा करते हुए भी देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की होती है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इंटरव्यू में कामयाब ना होने की वजह वो गलतियां होती हैं जो हम में से बहुत से लोग सरसद कर जाते हैं जाने अनजाने में। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर उम्मीदवार जॉब इंटरव्यू के दौरान करते हैं और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए और इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुरतुल ऐन है और उनके साथ मौजूद हैं अली कसफर खलीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक है। अली आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं भी बता रही थी जॉब इंटरव्यूज के हवाले से कि अक्सर होता है कि हम लोग बड़ी अच्छी तैयारी करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए लेकिन फिर हम कामयाब नहीं हो पाते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने तैयारी तो बड़ी अच्छी की होती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कौन कौन सी गलतियां हम अपने जॉब इंटरव्यू में कर जाते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते हैं? जी थैंक यू वेरी मच मुनीबा। जागो पाकिस्तान जागो लाहौर में एक मरतबा फिर मदू करने के लिए बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। और जिस तरह आपने कहा कि वो हम लोग जॉब इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा दे के आते हैं लेकिन कौन सी गलतियां होती हैं, तो इट्स अ होल प्रोसेस एक्चुअली। एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे सिर्फ चिकन का सालन अगर आपने बनाना है तो उसके बहुत से मराहिल होते हैं। उसमें आगाज होता है मुर्गी खरीदने से। आपने अच्छा चिकन लिया है, उसकी सफाई अच्छी की है, उसके मसाले अच्छे भुने। ये मैंने कहा थोड़ा सुबह सुबह के टाइम में खवातीन है बैठी हुई तो जरा खाने पकाने के मामला जो है उससे जरा आगाज कर लिया जाए। तो इसी तरह इंटरव्यू सिर्फ वो सवालात नहीं हैं या वो 10-15 मिनट नहीं है कि जिस वक्त हमने इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ही जाके जो है वो गलती कर जाते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट्स द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम। उस वक्त से आपको नोटिस करना शुरू किया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ वो 4-5-6 सवाल नहीं होते बल्कि एक एग्रीगेट होता है जो आपका स्कोर बनाता है। हो सकता है आपने 4-5 सवाल बहुत अच्छे उनका जवाब दिया या सही जवाब दिया या फॉर दैट मैटर आपने टेक्निकल जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू के दौरान, जो कि नोटिस हो रही होती है। उसके बाकायदा मार्क्स रखे गए होते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पहन के जानी चाहिए? मतलब बहुत सी एसेसरीज भी लड़कियां पहन जाती हैं, जो छोटी छोटी और भी चीज़ें होती हैं जिनको ऑब्वियसली नोट कर रहे होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वो किस तरह मैटर करती है? वो
सो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले जो मैंने बहुत दफ़ा जब इंटरव्यूज़ ले रही होती हूँ जो मैं नोट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नेल पॉलिश है, बड़े बड़े नाखून अगर लड़कियों के होते हैं तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन दे देता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई हील्स होती हैं तो वो एक और उससे नेगेटिव इंप्रेशन कभी कभार चला जाता है कि स्टेटमेंट देने की कोशिश करिए अगर कोई लड़की। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब शलवार कमीज़ या फिर प्रॉपर सूट, लेकिन जैसे स्कर्ट्स, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा आपको तैयार होना या इतना ज़्यादा बन ठन के जाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं। शुड बी वेरी सटल, बहुत सॉफ्ट किस्म का आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, मुझे अली आप बताइए, मतलब हमें किस लहजे में अगर इंटरव्यू हम दे रहे हैं, हमसे सवालात हो रहे हैं, किस लहजे में हमें जो है वो जवाब देने हैं, हमारी आई कांटेक्ट किस तरह होना चाहिए ताकि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड भी लगें? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस प्लेज द की रोल। आप लेकिन हैविंग सेड दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। देयर इज अ वेरी ब्लीक लाइन, ब्लीक डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हमें ये देखना है कि मैंने जैसे कि अर्ज किया है कि कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है, लेकिन अगेन ये इतना इजी नहीं होता है। लुक्स इजी, मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी और सिंपल। ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बुनियादी सवाल तो ये ना कि ठीक है, कह देते हैं कि कॉन्फिडेंस लाएं कैसे? वो कॉन्फिडेंस या वो एतमाद आप में 2, 4, 5 चीज़ों से आता है। उसमें सबसे पहले ये है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, उस इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। उस वेल प्रिपेयर्डनेस में आपके 2-3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस इदारे में आप जा रहे हैं उस पर आपने रिसर्च किया कि नहीं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग अब ये है कि चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ताल्लुक़ है और उनके लिए ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, तो इसमें हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस भी किए हैं, खुद जॉब इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी किए हैं, बहुत से जॉब इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, तो वहाँ से भी सीखा है। तो उसमें होता क्या है कि बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स भी सामने आते हैं कि जो अब कोई इदारा है उसकी कोई एब्रिविएशन है और जो इंटरव्यूअर है, रिक्रूटर है, उसने सवाल किया है कि डू यू नो दैट व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, एंड दे आर ब्लैंक। सो दैट गिव्स ए वेरी नेगेटिव इंप्रेशन फॉर द फैक्ट कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं आपको उसका पता ही नहीं है कि वो क्या है या वो क्या काम करते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। आपने जिस इदारे में जाना है, आप एक बार 5 मिनट के लिए उनकी वेबसाइट गो थ्रू कर लें, उनका अबाउट का सेक्शन पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा वो कौन सा क्या इदारा है, वो किस बीट पे काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के अलावा ये कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, उसकी जेडी क्या है, आपको उसके बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है काफ़ी चीज़ें तो आपका रिक्रूटर जो है या इंटरव्यूअर आपको बताएगा, लेकिन उसने ये भी देखना होता है कि यार ये थोड़ा बहुत कोई इसमें कुछ सारी चीज़ें मैंने इसको बतानी होंगी, ABC सब कुछ पढ़ानी होगी या इसको कुछ पता भी है। इसके बाद अगर ये वाली 2 चीज़ें आप कर लेते हैं ना कि आप रिसर्च करके गए हैं उस के बारे में, उस इदारे के बारे में, उस पोजीशन के बारे में, तो आप में वो एतमाद आ जाता है कि आपको ये पता होता है कि हाँ यार आई कैन हैंडल दिस। जब आपको ये एतमाद आ जाता है आई कैन हैंडल दिस, तो फिर आप उसके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रख के बात कर सकते हैं। वरना क्या होगा, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, हाथ ये कर रहे हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें होती हैं जो अगेन कि ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में नोटिस हो रही होती हैं। ठीक है, जो रिक्रूटर होता है उसको ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नर्वस हुआ हुआ है, या ये खातून नर्वस हुई हुई है, और वो उसकी क्या अलामात होती हैं आप देख के बात नहीं कर रहे हैं, उसके रिक्रूटर के साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, बार बार जो है वो अपने टांगों का वो जो वो है वो बैलेंस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, हाथ रगड़ रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। अगर कोई खातून है तो वो पल्लू के साथ इस तरह करके वो कर रही हैं। तो मतलब ये वाली एग्जैक्टली, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्टेड शो करती हैं। और वो डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है कि वो बंदा वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और व्हेन इट्स अबाउट एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, तो रिक्रूटर वुड नेवर लाइक टू हायर दैट पर्सन। सो दैट इज व्हाई जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि पोलाइट रहें अपनी लहजे में। जो आपने टोन की बात की है ना, इट मस्ट बी पोलाइट। आप दोनों चीजें हैं, बैलेंस बरकरार रखना है। अगरचे ये है कि आप उस पर एहसान करने नहीं जा रहे, मतलब अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन आप अपने आप को अंडररेट भी ना करें। ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ए कैंडिडेट इज नॉट ए नीडी पर्सन। व्हाई? ये चीज समझने की जरूरत है। हम लोग जो है ना बैकफुट पे चले जाते हैं कि यार इंटरव्यू है, जरूरत है, ठीक है जरूरत होती है, लेकिन आप इस चीज को भी देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एडवर्टाइज की हुई है पोजीशन,
so they also need a person. Exactly. They also need a person, so they are also needy. It's not only you who's needy, the organization is also needy. और वो कहीं बीच की कोई रास्ता उन्होंने आपने इख्तियार करना है कि उनको भी जरूरत थी, आप वो जरूरत पूरी कर सकते हैं और आप उस जरूरत पे पूरा उतर रहे हैं। कुरतुलन, मुझे आप बताइए कि जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ये तो वो वाले मराहिल हैं जो बाद में आते हैं। सबसे पहला मराहिल आते हैं जो CV और जो कवर लेटर होता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। मुझे बताइए वो किस तरह का होना चाहिए कैंडिडेट का, CV में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हम गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जब पहली दफ़ा ही देखते हैं हमारी CV रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल। सो काफ़ी सारी गलतियां होती हैं जो आपकी रेज्यूमे में होती हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। एक कि आपका रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। अगर 1 पेज से ज़्यादा का हो जाता है तो नहीं होता टाइम। अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्च ह्यूमन रिसोर्सेज 7 सेकंड्स लगाते हैं सिर्फ आपकी CV गो थ्रू करने में। ओके। सो अगर वो 2 पेज की होगी या 3 पेज की होगी, नहीं पढ़ेंगे, वो उसको डायरेक्ट साइड पे कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन मेंशन होनी चाहिए कि आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सेकेंडली, अगर आपके पास कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस है, सो व्हाट हैपेंस यूजुअली इज के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम क्या लिखें CV में। तो टू देम आई यूजुअली से कि आपके पास स्किल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो आप शो कर सकते हैं। चाहे आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में कभी वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया हो, कभी आपने बेक सेल की हो, कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटी ज़रूर की होगी अपनी लाइफ में, उसको आप अपने रेज्यूमे में लिखें, उसको आप प्रेजेंट करें और शो करें कि मैंने उससे स्किल क्या हासिल की। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ये देखती हैं कि ये स्किल मैच हमारे पास है कि नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो इंटरव्यू में भी वो स्किल नहीं समझा सकते। जहाँ तक कवर लेटर की बात आती है, कवर लेटर इज़ अ लेटर जो आप ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, जिसमें आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस। अब इसमें गलतियाँ जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ बताते हैं मैंने ये किया है, ठीक है, मेरे पास ये स्किल है। वो ये नहीं बताते कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे यूज होगी। ये अलाइनमेंट करना भूल जाते हैं, ये मैच करना भूल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नीड टू बी अ टॉक शो होस्ट, मैं सिर्फ लिखूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं ये नहीं बताऊँ कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं स्किल को, तो वो उसको इतना गौर से नहीं देखेंगे। तो आपको ये ज़रूर मैच करना होता है कि मेरे पास ये स्किल है, आपको इसकी ज़रूरत है, तो आपके लिए मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। ये चीज़ अगर मिसिंग होती है तो यूजुअली आपका कवर लेटर भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है बिकॉज आप सिर्फ उसमें अपने बारे में बात करें, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। तीसरी एक चीज़ है जो अलाइनमेंट है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल और आपका गोल, वो मैच किस तरह का है। यूजुअली कैंडिडेट्स रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं लॉन्ग रन में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे आगे चल सकता हूँ। और दूसरा कुरतुलन, हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग इंटरव्यू के दौरान झूठ भी बोल देते हैं कि इंटरव्यूअर को क्या पता है कि हमने क्या किया है, पीछे एक्सपीरियंस क्या किया है, तो वो बहुत बड़े बड़े ब्लफ मार देते हैं। तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है और दुनिया गोल है। कहीं ना कहीं से आपका नेटवर्क निकल आता है और आपको पता चल जाता है कि ये जानने वाले इधर है, ये जानने वाले इधर है। सो कभी भी आपको अपने स्किल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, तो आपको पता है कि आपके पास जो स्किल है वो आप किसी ना किसी तरह सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अली, मुझे बताइए, ये एक जो रेज्यूमे के हवाले से जो है ना, 2 चीज़ें और मैं कुरतुलन ने जो बोला है उसमें ऐड करना चाहूँगा। जो स्ट्रक्चरिंग की आप बात कर रही थी ना, उसमें सारी ये जिस तरह इन्होंने बात की है, इसके अलावा जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एक तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, जो रेज्यूमे में आपके ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जहाँ से शुरू कवर लेटर तो हो गया ना, उसके बाद जब रेज्यूमे डॉक्यूमेंट उनके सामने गया है तो पहली जो नज़र पड़ती है टॉप ऑफ द रेज्यूमे आपका, वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। अब इसमें बच्चे करते क्या हैं कि वो लंबी लंबी कहानियां डाल देते हैं कि और वो एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, वी हैव गॉन थ्रू सच रेज्यूमेस कि जिसमें वो 5-6 लाइंस लिखी हुई। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखने की जरूरत है। सो रिक्रूटर जो है जब वो पहला जुमला पढ़े तो वो कैप्टिवेट हो जाए, वो फोकस उस पर वो ना अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये बंदा जो है ना इससे को बात करनी है या इसको आगे देखना है। उसमें होना क्या चाहिए कि आपका उसमें देखते हैं वो एम्बिशन, ठीक है, और आपका ये गोल सेटिंग, वो एक वो सटल जुमला होना चाहिए, 1 लाइन और 2 लाइन, बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए ताकि अगले वाले को आसानी हो कि वो पढ़ सके। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में
कंप्यूटराइज्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है। ठीक है जी। कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद थी, अली कसफर खलीक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी टिप्स देके जा रहे हैं। जो हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि जनाब उन्होंने अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ज़ेर गौर रखनी है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए खुद को बचाने की कि हमने किस तरह बचाना है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो नई लहर है, 5वीं लहर है, अपने उरूज पर है और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नए केसेस सामने आ रहे हैं और उनमें से बेशतर केसेस की तादाद ओमिक्रॉन वायरस की है। और बरतानिया में ओमिक्रॉन के एक सेली किस्म BA.2 के सैकड़ों केसेस को शनाख्त किया गया है, जबकि आलमी डाटा से भी इंडिया मिला है कि ये किस्म तेजी के साथ फैल रही है। और उसके साथ साथ आपको पता है फ्रांस में फैलने वाली कोरोना वायरस की किस्म जिसमें 46 म्यूटेशंस मौजूद हैं, वो भी लोगों को अपनी लपेट में लेती ही जा रही है। और कुछ माहिरीन सेहत की जानिब से ये मानना है कि ओमिक्रॉन वायरस फैलता तो तेजी के साथ है, लेकिन उसकी शरह अमवात इंतहाई कम है, जिसकी वजह से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने के चांसेस हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो कम कर दिया गया है। अब 14 रोज की बजाय 9 दिन क्वारंटाइन करना होगा। और कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल कितनी खतरनाक है, मोहलिक वायरस की एक नई किस्म जो है पहली किस्म से कितनी मुख्तलिफ और कितनी खतरनाक है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, हैं सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कोरोना की जो 5वीं लहर है वो बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है, लाहौर को उसने जकड़ लिया है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि 66% जो लोग हैं उन्होंने अभी भी अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई हुई है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, अब आपको क्या लगता है, ये लोगों की गफलत है या हुकूमत की गफलत है कि चौथी लहर के बाद हम लोग इतना रिलैक्स हो चुके हैं कि ये फैलती जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने भी जैसे भी अपने एंट्रो में फरमाया कि फ्रांस के अंदर है, बरतानिया के अंदर है, और डे 1 से हमें पता था कि ये म्यूटेशन मीन बाय कि इसने अपनी हैयत तब्दील करनी। बिल्कुल। अब जब हैयत तब्दील करती है तो ये करती रहेगी, एक दिन एक आएगी। पिछली डेल्टा कहते थे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो ज़्यादा मतलब है। एक अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसने चेंज तो करना है, इसकी म्यूटेशन तो विल टेकिंग बी प्लेस। क्वेश्चन ये है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अभी पोलियो के लिए भी चली हुई है मुहिम और हम कह कह के थक गए हैं, आप दोस्त कह कह के थक गए हो लोगों को कहने के लिए कि भाई ये आपके बच्चों के लिए बेहतर है, लेकिन लोग हैं कि उन्होंने कसम खाई है कि हमने इस पर यकीन नहीं करना। अब कह के मतलब मैं भी इधर बैठे के जी खुद तो बगैर मास्क के तो 2 मास्क मतलब हमेशा ही हर जेब के अंदर ही होते हैं। तो वन हैज टू, तो व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट इट कि अभी जो आपने खुद फरमाया जैसे कि खतरे की घंटी हमारे लिए बजी हुई है। द रीजन बीइंग कि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बेड्स जो एलोकेटेड बेड्स हैं फॉर कोविड पेशेंट्स की खातर वहां पे मरीज आ चुके हैं। ठीक है। और अभी हमारी जो हाइप है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस महीने के आखिर तक मतलब जो होगा या फरवरी के मिड तक मुझे लगता है, ऐसा अंदेशा है, साइंटिस्ट लोगों को ये अंदेशा है कि यहाँ पे ये जो है ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ेगी। ओके। अब एक जो कॉन्सेप्ट आपने भी खल्के खुदा को एक तरफ तो कह दिया जी कौन कसूरवार है, फिर आपने कह दिया ये ऐसी है जिसके अंदर कोई मतलब बात नहीं होती और पता नहीं क्यों मौत से ही डरते हैं। ये भाई मैं वैसे नहीं भी कह तो रही, सर, डिसेबिलिटी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। आपने चले आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ओमिक्रॉन ये जो नई इस वक्त आई हुई है वेरिएंट और बहुत ज्यादा है, उसके फैलने की जो है तादाद और वो जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। अगर डेल्टा वायरस जो इससे पहले एक तो हम सारे अब साइंटिस्ट हो गए, बट आई सिंपली से इट इज कोरोना। खुदा का वास्ता डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ के ये फलाने की समय फलाने की समय। लेट द साइंटिस्ट दे स्पीक अबाउट इट कि कैसे क्या होगा। अगर एक ये समझा जाए कि पिछली डेल्टा वायरस के लिए कि अगर वो 100 लोगों को इन्फेक्ट करती थी उसमें से अल्लाह माफ करे कुछ 4 या 5 आदमी जिंदगी से जाते थे, और ये ओमिक्रॉन है ये जी 100 में से 5 नहीं, ये तो 2-3 कोई जान लेके जाती है। अब क्वेश्चन जब आपने एक ही ये दबे लफ्जों में कहा कि ये फैलता बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल ऐसे अब ये 100 की जगह के अगर 500 लोगों को इन्फेक्ट करेगी, ये 70 गुना कहते हैं, अगर ये 500 लोगों को करेगी और थिंक ऑफ अबाउट 2, तो अल्टीमेटली जो टोटल नंबर आएगा वो तो ज्यादा आएगा, बेशक फिर ज्यादा आएगा। सो लिहाजा
ये कहना कि ये चूंकि माइल्ड है, इसके अंदर बेहतर है, लिहाजा ऐसी है कि जी हल्का फुल्का जैसे मुझे जुकाम हुआ या बॉडी एक्स हुए एंड अल्लाह खैर सला ये गुजर जाएगा। ठीक है। डरना उस चीज से चाहिए कि जो 1% भी अगर एक हो, मैं अगेन पोलियो के लिए कि अब दुनिया पाकिस्तान में पिछले साल सिर्फ एक पोलियो का केस आया, लेकिन डज नॉट मीन बाय कि हम सेफ हैं। वो कौन एक होगा? अगर लाखों में भी अगर एक है, किसी एक की जानी ये कोई नहीं जानता, वो मैं हूं या कोई खुदा न खास्ता कोई और ऐसा कोई बंदा होएगा, तो वी हैव टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। और आपका ये कहना है कि अवामुन्नास या हुकूमत का, मैं एक बड़ा मतलब सादा सा आदमी और वो समझता हूँ कि हुकूमत को अबाइडिंग हूँ मैं, आपको पता ही है कि मैं हुकूमत के लिए जितने अच्छे वो समझता हूँ कि हमारे दे आर द कस्टोडियन, तो हुकूमत ही इसकी ज्यादा जिम्मेदार होगी। अच्छा। द रीजन बीइंग के रियलाइजेशन और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने थोड़े से इकदाम किए, लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली, आपने जैसा फरमाया कि 44%, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी उससे कम 66% अभी भी लोग नहीं हैं। लगवाई। हाँ जी, जो लगवाई की मैं बात करूँ, आई विल से कि गिलास कितना भरा हुआ है, नेवर से कि खाली कितना है। तो वो जो लोगों ने लगवाई है, तो ये वी आर ऑन अ वेरी लोअर नंबर, जबकि हुकूमत ने कहा था कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर तक हम 60% लोगों को लगा देंगे। ना मीन भाई हमारे कोई ना कोई मेयर्स के अंदर तो रह जाती है, और ये किसने करना है? ये हुकूमत ने करना। अच्छा। ये मैंने और आपने मतलब हम बोलेंगे, लोगों को तलकीन करेंगे, खुद मैं लगवा लूंगा, अपने बच्चों को लगवा लूंगा, दुनिया को जो मेरे ज़ेरे असर छोटा मोटा होएगा वो मैं काम कर लूंगा। लेकिन जब हुकूमत ये कहेगी कि आप दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ चैनल में उस वक्त मुनीबा आ सकते हैं जब ये अपना वैक्सीनेशन कार्ड, यू आर देन कंपेल्ड टू डू सो, आपको लगवाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। हाँ जी। अगर हुकूमत ने कह दिया कि अब जी ट्रैवलिंग की खातर आपको दिखाना है, वो 1 नंबर 2 नंबर की बातें छोड़ो, बट पीपल नाउ दे आर हैविंग दैट कार्ड, कि लोगों को चूंकि हमने मजबूर किया, लोगों ने सर हम बात कर रहे हैं इवन के एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाजार चले जाएं, किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ होता, इंतजामिया हमें कहीं मुतहरिक नजर आ रही होती है या कहीं नहीं भी नजर आ रही। मैं समझता हूँ, देखिए ये हमें कह देना कि अब जी के सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अब थिंक ऑफ कि अनारकली के अंदर आप 2 गज का या 6 फीट का कैसे हम फासला रख सकते हैं? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जहाज़ों के लिए बड़ी वो अजीब सी फनी सी चीज़ है, अगर आपको ट्रैवलिंग का मुझे मतलब कराची तक ही जाने का इत्तेफाक, डोंट थिंक ऑफ के मैं ठीक है। अब एयरपोर्ट के ऊपर तो लगा दिया जी लाल लाल करके जी इधर 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 खड़े हो जाओ, जहाज के अंदर बंदे तो बंदा चढ़िया पे 100% उसके साथ वो ट्रैवल कर। सो वेयर आर द एसओपीज? कैन नॉट बी एसओपी। मैं समझता हूँ वी हैव टू हैव अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। अच्छा। और मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हमारे बहन भाई हैं उनको ये 3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो खुदारा अननेसेसरली भीड़ के अंदर ना जाओ, जरूरत है, जाहिर है, मतलब इंसान है, हमें जाना होगा, अपने हाथों को धोते रहो। मैं कोई बहुत उस तरह से कोई रिलीजियस प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए कि आप हाथों को साबुन के साथ धोएं, सफाई रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो देन ओनली यू यूज द सैनिटाइजर। ठीक है। ये जो फैशन बन गया ना कि सैनिटाइजर लेके बाबू लोग ऐसे खाम खा करते फिर ना, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके। आप साबुन से हाथ धोएं, अगर साबुन और पानी नहीं है तो सैनिटाइजर के साथ करें। मास्क का इस्तेमाल करें, अगर 6 फुट पे जैसे मेरे और आपका फासला, वी डोंट नीड मास्क। अगर 6 फुट से कम फासले के ऊपर आप बैठते हैं तो कोशिश करें कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़ के अब सर्दी है, लाहौर शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी आई है, मतलब थोड़े वक्फे के लिए आई है, तो हम लोग अब खिड़कियां दरवाजे अपने बंद रखते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया गाड़ियों के लिए अंदर बैठो तो मतलब हब्स होती है गाड़ियों की, इतना वो बंद करके। सो इस कोरोना के लिए मैं यूज ओमिक्रॉन या मतलब उसका नहीं कर रहा, कोरोना वबा की इस वायरस से बचने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट। वैसे भी नॉर्मली सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन आजकल चूंकि हम हालत वबा के अंदर है, पूरी दुनिया, पूरा मुल्क हमारा, तो उसके साथ अपने कमरों को, आपके अपने स्टूडियो को भी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे वेंटिलेशन का हो कि ताकि एक दफा और 3-4 दफा अपने घर को जरूर वेंटिलेट करें। तो डॉक्टर्स भी तो सर यही कह रहे हैं ना कि जो इस वक्त जो ज्यादा कंडीशन जिनकी खराब है, जो वेंटिलेटर्स में है, वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वैक्सीन जो है यही है इस डिजीज पैटर्न को जो नीचे करके रखेगा। तो खुदारा इस वक्त एसओपीज के साथ, लेकिन एसओपीज के साथ मजीद अपने आप को बेहतर करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आई मस्ट अप्रिशिएट गवर्नमेंट कि उन्होंने जैसे तैसे भी सही, मतलब लेट सही देर आए दुरुस्त आए, कि इस वक्त वैक्सीन जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर मौजूद है। अब ये नहीं हम कह सकते, मतलब हमने भी आपके साथ तनकीद सारा कुछ की हुकूमत ने लेट कर दिया, और शायद जो भी अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी या हमारे जो प्रेशर्स थे उसकी वजह से, बट द फैक्ट इज कि आज हमारे पास वैक्सीन
एक एक गांव के अंदर मौजूद है कि लोग वहां पे। अब अगर कोई नहीं, किसी को प्यास लगी, पानी मौजूद है, वो कहता नहीं मैं तो नहीं पीना, इसी पे कि हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में हमें कोई भी रश नजर नहीं आ रहा लोगों का, क्योंकि कोरोना इतना फैलता जा रहा है, लेकिन लोगों का माइंडसेट वहीं पे है। मुझे ये बताइए कि क्या कि इट इज नॉट ओनली द वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, रेड के रीच एवरी डोर। पंजाब के अंदर तो हुकूमत ने ये भी कर दिया कि भाई अगर नहीं टेलीफोन घर घर जाके आपको लगवाई जा रही है, फोन करें, अगर कोई नहीं करता और कोई अगर एतराज करता है कि मैंने फोन किया और मेरे बुजुर्गों के लिए घर पे नहीं आया, तो उसके लिए मैं एज एसोसिएशन, आई एम नॉट अ फोकल पर्सन फॉर द गवर्नमेंट एंड सो ऑन, लेकिन बीइंग अ सोशल वर्कर मैं समझता हूं ये मेरी भी जिम्मेदारी और आपके चैनल की भी जिम्मेदारी, मतलब एंड यू पीपल आर शेयरिंग ऑल दैट, कि अगर किसी शख्स को, मैं जिम्मेदारी से अभी आपके सामने स्टेटमेंट कर रहा हूं कि किसी ने अगर फोन किया है कि मेरे घर में बुजुर्ग है, मेरे घर में आके वैक्सीन लगा के जाओ, और लोग नहीं आए, तो उसको इलाके को बाकायदा तौर पे सजा, बट वी विल मेक श्योर कि ये ऐसा हो जाए इंशाल्लाह, एंड वी पीपल लाइक दैट। तो मैं चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के अमल को आगे बढ़ाएं, लोगों की तरफ से ये रिलेक्टेंसी और 100 तरह की, अब तो एक व्हाट्सएप आ गया, हर एक ने कमेटियां डाल के वो मोबाइल ले लिए, और वो चूंकि मुफ्त सर्विस चलती है, तो हर साइंसदान यही कहता है जी इसके ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फलानी वैक्सीन साइंटिस्ट ने, वो साइंटिस्ट की पता नहीं कोई है भी है या नहीं है, वो घर बैठे साइंटिस्ट निकल के आ जाते हैं। तो दुनिया पागल तो नहीं है। अगर इजराइल ने, सबसे दुश्मन हमारा मुसलमानों का इजराइल है, उन्होंने तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी लगवा दी, 3-4 दफा उन्होंने लगवा दी, बूस्टर डोज भी लगवा दिए, तो क्या वो खुदकुशी करने के लिए जा रहे होंगे? इट इज नॉट बी लाइक दैट। आई थिंक जो साइंस, मजहब और रियासत और सियासत, इसको अपने पैराए के अंदर साइड पे रखना चाहिए, बिल्कुल साइड पे अपने पैराए करें, बिल्कुल ठीक है, मजहबी के लिए करना चाहते हैं बिल्कुल जरूर कीजिएगा, लेकिन सर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जरूर कि कीजिए, लेकिन जो साइंस है, साइंस को साइंसी एतबार से देखना चाहिए। अब जैसे वही मौसू जॉनसन साहब ने, जो इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब फिर जो वो कर दिया कि जी लोगों की मर्जियां करें, लोगों की मर्जियां नहीं। नाउ द मैसेज इज टू द यूनिवर्स। अगर एक बंदा भी कोई कोविड का दुनिया के अंदर देखे ना, कहां साउथ अफ्रीका और कहां ये वियतनाम और कहां पाकिस्तान, लेकिन अब यही वेरिएंट है जो कि वहां से चली और यहाँ पे आकर पूरी दुनिया को उसने कर दी। 2019 में कहां चीन और कहां दुनिया, एक वुहान शहर से चली और पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बिल्कुल ऐसी। लेकिन एक्सपर्ट सर कह रहे हैं कि अगले सालों में हम जो है ये इसी के साथ रहेंगे और ये आम फ्लू की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो कोरोना वायरस है। ये देखें मुनीबा, मैं आपको याद करवा देता हूँ, पहले भी हमने इसी चीज तो उसके साथ मैंने देखी जिसमें आपने रेड कपड़े पहने हैं और इत्तेफाक से मैंने जूते यही पहने। अच्छा, उस दिन में हमने यही, और एवरीबॉडी एग्रीड अपॉन दैट वी हैव टू लिव विद इट। मीन बाय इसने अपनी माइल्डनेस की तरफ आ जाएगा, लेकिन जैसे सीजनल फ्लू आता है उस किस्म, बट दीज आर द अजम्पशंस। ठीक है, अल्लाह करे कि हमें और आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे कि हम ये वो चीज देखें, लेकिन अगर कोई इससे मुतासर हो गया और वो बगले जहान में जाके देखा, तो वो तो फिर मुतासर हो गया। सो नथिंग टू बी एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर के अगले साल से ऐसे, अगला साल तो फिर हम दुआ करें ना, और अगले साल के बचने की खातिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगेन आई रिपीट एंड रिपीट, कि दैट इज द प्रिवेंशन। SOPs पे अमल करें, मास्क रखें, भीड़ के अंदर ना जाएं खुदारा, वैक्सीन अपने आप को लगवाएं, और प्लस जो है अगर आपको कोई ना कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो उसके साथ बचना चाहिए। तो आई एम श्योर कि अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है बिल्कुल कि हम अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। बिल्कुल ऐसी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर, कि हमने एक दूसरे को बचाना है, खुद को भी तो बचाना है लेकिन एक दूसरे को भी बचाना है। और वो इसी तरह बचा सकते हैं कि आप अपनी वैक्सीनेशन जो है वो पूरी करें और SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए फैशन की दुनिया की, तो जब भी मौसम तब्दील होता है तो हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, और सबसे बड़ी तब्दीली हमारे कपड़ों के हवाले से आती है। और जब कपड़े चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जूते और मेकअप भी चेंज हो जाते हैं, और हर मौसम अपने साथ नए ट्रेंड्स लेकर आता है, और उस सब में रंगों का जो किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। और बदलते मौसम के साथ में जैसे कपड़े का स्टफ तब्दील होता है, वैसे ही रंगों और डिज़ाइन का भी जो है डिज़ाइंस भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मौसम सरमा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है इस वक्त, और कुछ ही दिनों बाद हम देखेंगे मौसम में बहार शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आजकल आपको पता है शादी सीजन ऑन है, तो हर कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स की तलाश में रहता है,
और उसके साथ साथ महंगाई के इस दौर में किसी की ख्वाहिश होती है कि ऐसे फैशन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए जो ट्रेंडी भी लगे और हमारी जो जेब है उस पर भारी भी ना हो। तो फैशन की दुनिया में कौन कौन से ट्रेंड्स इन हो चुके हैं, कौन से आउट हो चुके हैं, स्प्रिंग सीजन आने वाला है उसमें कौन कौन से रंगों की ज़्यादा मांग होगी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर हैं अरूबा तालूद हैं। अरूबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अरूबा, जैसे मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो हमें बताइए कि कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो आउट हो चुके हैं, कौन से ट्रेंड इन हो चुके हैं 2022 में? सबसे पहले तो जो आपने देखा होगा कि कॉर्ड सेट्स बहुत इन थे। कॉर्ड सेट्स आर बेसिकली 2 सेट्स जिसमें आपके दोनों पीसेस सेम होते हैं, नेट वेयर्स, एग्जैक्टली, नेट वेयर स्पेशली वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। ओके। अब जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें जो हमारी स्प्रिंग आ रही है उसमें प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन होंगे। ओके। इसमें एनिमल प्रिंट्स हैं, योर चेकबोर्ड प्रिंट्स, वो बहुत ज़्यादा चेकबोर्ड प्रिंट्स इन होने लगे हैं। और ये जो आपके ब्रांड्स हैं जैसे LV, इसके लोगो के प्रिंट्स they will be very in। ये चीजें अब इन होने वाली हैं 2022 में। लेकिन जो सर्दियों में हमें बताइए इसमें कौन कौन से कलर जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में रहे हैं, लोगों ने जो ज़्यादा पसंद किए हैं? नेवी ब्लू, टील कलर जो आपने पहना हुआ है, that was really in velvet में स्पेशली। ओके। मस्टर्ड जो कि आपको पता है विंटर्स का कलर है, ये कलर्स सबसे ज़्यादा इन रहे हैं। अच्छा, और किस तरह के कट्स जो हैं वो ज़्यादा इन रहे हैं और ज़्यादा डिमांडिंग में हैं आजकल? विंटर्स में तो मोस्टली अगर आप कॉर्ड सेट्स की बात करते हैं उसमें शॉर्ट शर्ट्स विद ट्राउजर्स, क्यूलॉट्स, अदरवाइज लॉन्ग शर्ट्स ही इन हैं। ठीक है, लेकिन हमने दोनों चीजें ही देखी हैं, बट मोस्टली लॉन्ग शर्ट्स आर इन। अच्छा, बिल्कुल। और उसके साथ क्या क्यूलॉट हैं, स्ट्रेट पैंट्स हैं, किस तरह उसके साथ आप टाइट्स के साथ इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। क्यूलॉट्स के साथ भी आप कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड क्यूलॉट्स जिस तरह चल रहे हैं विद प्लेन शर्ट्स। ठीक है, इसके साथ हम लोग कैरी कर बिल्कुल। सकते हैं। और किस तरह का फैब्रिक चल रहा है? अगर हम लोगों ने अपनी जेब पर भारी भी नहीं डालना फैशन को, तो हम किस तरह का फैब्रिक जो है वो लेकर खुद उसको ट्रेंडी बना सकते हैं? थोड़ी सी टिप्स भी हमारे देखने वालों को दे। उनमें सबसे बेस्ट है जैकार्ड फैब्रिक। ओके। वो इटसेल्फ उसके अंदर एक अपना ही टेक्सटाइल प्रिंट होता है कि यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग एल्स के उसको आप और उस पर पैसे लगा सकें। ठीक है। तो जैकार्ड इज़ वन ऑफ द फैब्रिक जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैकार्ड को आप यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से वो हर सीजन में रहता है। एग्जैक्टली, वो ऑल सीजन, वो कभी भी आउट होते हुए मैंने नहीं देखा। नहीं, वो बिल्कुल आउट नहीं होता। वो हमारे सीजन में भी है, मतलब हमारे दौर में भी है, इवन कि हमारी जो अम्मियों के कपड़े भी हम निकालते हैं ना उसमें हाँ, भी वो भी मौजूद बिल्कुल होता है हाँ, उसमें। हाँ, exactly। एक आधा पीस उसमें वो भी होता है। और ऑर्गेन्जा बहुत देखा है हमने, अरूबा के सीजन बहुत चला है। नहीं, ऑर्गेन्जा उस तरह नहीं चला। अच्छा। बहुत कम लोग जो है ना वो ऑर्गेन्जा की तरफ जाते हैं क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत ना फ्लफी टाइप फैब्रिक है। हाँ। लोग इतना उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। अच्छा। वो बहुत कम लाइक फॉर्मल, हैवी फॉर्मल्स में यूज़ हुआ है, अदरवाइज इन कैजुअल और सेमी फॉर्मल्स में वो इतना नहीं चलता। ठीक है, तो सर्दियों में मुझे बताइए कि अगर जैसे बल्कि लोगों की बात हो गई है तो उनको किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए? डार्क कलर्स पहनने चाहिए, लाइटर टोन में जाना चाहिए? जो बल्कि हैं उनको डेफिनेटली डार्क टोन्स की तरफ जाना चाहिए, उसमें स्लिम लगेंगे। और दूसरा ये कि उनको वर्टिकल प्रिंट्स, वर्टिकल लाइंस, ये चीज़ें पहननी चाहिए, उसमें भी स्लिम लुक आती है उनकी। हॉरिजॉन्टल नहीं पहनने चाहिए। ओके। और बड़े फ्लोरल प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए उनको। उससे भी आपके ना बहुत आप बल्कि उसमें लगते हैं। लेकिन फैब्रिक कौन सा फिर होना चाहिए फॉर विंटर? जी। पीच इज़ रियली गुड। पीच इज़ रियली गुड। लिनन इज़ रियली गुड। ठीक है, उसकी फॉल बहुत अच्छी होती है। अरेबिक लॉन। ओके, इसमें वो ज्यादा मोटे नहीं लगेंगे क्योंकि वेलवेट हम देखते हैं जो वो पहनने शुरू हो नहीं, जाते हैं वेलवेट तो तो वो नहीं, बहुत ज्यादा और बल्कि लगना exactly, शुरू हो क्योंकि जाते हैं। इटसेल्फ वेलवेट काफी मोटा फैब्रिक है। हाँ। ठीक है, तो हमें बताइए शादी सीजन भी स्टार्ट है, उस हवाले से बताइए किस तरह की चीजें जो है वो इन है, कलर्स किस तरह के आ रहे हैं, काम किस तरह का हो रहा है? शादी सीज़न में मोस्टली अगर आप ब्राइड की बात करते हैं तो उसका जो मेन डे का होता है आपको पता है वो तो क्लासिक रेड इज़ इन। और जो उसके वलीमे के हैं वो पेस्टल कलर्स, पीछे पिंक, पीछी पाउडर, सारे पेस्टल कलर्स में चल रहे हैं। और इसी तरह ग्रेज, लाइट ग्रे। अच्छा। लाइट ग्रे बहुत चल रहा है फॉर शादी सीजन। ठीक है। एंड ऑल द पेस्टल कलर्स
आम जो पेन निकले हैं और पेस्टल कलर, क्योंकि इस पे काम बहुत अच्छा, बहुत नफीस लगता है। जितना लाइट कलर होगा उतना अच्छा काम लगेगा, जितना ब्राइट कलर होगा उतना प्रोमिनेंट होगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और अगेन वही वाली बात के डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह उसको कैरी करना है, किस तरह कैरी करना है। एग्जैक्टली। लेकिन हमने देखा है कि आजकल वलीमे के खासतौर पर हम देखते हैं उनकी ब्राइड ने सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, पीच कलर, इस तरह के कलर्स पहने हुए और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बेसिकली वलीमे के होते ही लाइट कलर्स हैं, लाइटर टोन्स की साइड पर, ये ग्रे, वो मैं कहूँ पेस्टल कलर्स, ये बहुत इसमें बंदा फ्रेश लगता है। इट गिव्स अ वेरी फ्रेश लुक। और किस तरह का काम किस तरह का चल रहा है ब्राइडल लुक के हवाले से अगर देखें तो? काम दोनों किस्म के चल रहे हैं, बहुत हैवी भी चल रहा है, बहुत लाइट भी चल रहा है। वही आपकी बात के बजट के ऊपर है कि आपका क्या रेंज है जिसमें आप रह के बनवा सकते हैं। अगर रेंज ज़्यादा है तो फिर आप टोटल हैवी अपना 3 पीस जो है वो फुल हैवी बनवा लें। अच्छा। नहीं है तो आप उसको लाइटर साइड पर ले जाएं। वही ना, डिपेंड्स ऑन के आप, हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का काम चाहिए। लेकिन हमने देखा कि गोटे का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, नक्शी दबके का काम भी बहुत ज़्यादा, इवन कि शीशे का काम भी इस सीज़न हमने बहुत देखा है। अच्छा, शीशे का बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं और शीशे को टेक ओवर कर लिया पन्नी ने। ओके। क्योंकि पन्नी इज़ ईजी टू एक्सेस एंड पन्नी का ये है कि उसकी प्रोडक्शन इज़ वेरी ईजी। अच्छा। और वो एग्जैक्टली आपको शीशे की ही लुक देती है। अच्छा। उसकी प्रोडक्शन ईजी है। इट्स लाइक अ वेरी थिन शीट, बहुत थिन, मतलब उसका लग रहा होता है कि शीशा एग्जैक्टली हाँ। उसकी प्रोडक्शन ईजी है। वो ये है कि मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ईजिली वो एम्ब्रॉयडर्ड हो जाता है ईजिली। और जो मिरर है वो बिल्कुल अब वो आउट ऑफ प्रोडक्शन है, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, वो मैनुअली लगता है ज्यादा। ठीक है। ये तो अब ये जो है काम पन्नी बहुत जलने लगा है समर में। एक पन्नी बहुत जाएगा, दूसरा बोरिंग विल बी वेरी बोरिंग। हाँ, बोरिंग बहुत इन होगी। ये सारे जो डिज़ाइंस हैं ये आगे आने वाले दिनों में और इवन के जो ये सीज़न भी चल रहा है, सर्दी का सीज़न है, इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। फैशन डिज़ाइनर अरूबा तालूत हमारे साथ मौजूद है। अरूबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमें टिप्स देकर जा रही हैं कि कौन कौन से जो डिज़ाइंस हैं, कौन कौन से कलर्स जो हैं वो इन हो चुके हैं और क्या आउट हो चुका है, इस हवाले से हमने बात की है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनके खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इंसान जनाब जब कुछ करने की ठान लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। और तारीख भी गवाह है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और मेहनत वो ही लोग करते हैं जिनके मकासद बहुत बड़े होते हैं, जिनकी मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं। और आज हम आपकी मुलाकात लाहौर के एक ऐसे ही बाहिम्मत और बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनके आइडियल है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और वो उन्हीं का प्रोफेशन यानी कि वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। वो दिन के वक्त रिक्शा चलाते हैं और इवनिंग में लॉ कॉलेज की क्लासेस अटेंड करते हैं। रिक्शा ड्राइवर से वकील बनने के इस सफ़र की दास्तान है क्या, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमल अल्ताफ़ हैं, जो रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ कानून के तालिब इल्म भी हैं। अजमल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल, शाम को जैसे मैं बता रही थी कि आप वकालत की क्लासेस लेते हैं और सुबह के वक्त आप रिक्शा चलाते हैं, तो क्या जज्बा है, ये क्या सोच है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी तालीम को पूरा कर रहे हैं? जी, फर्स्टली तो ये कि जब हम मतलब इंटर तक वालदैन या मैट्रिक तक वालदैन सपोर्ट करते हैं, हमें मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि अनअफोर्डेबल होती है, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर आके ना स्टडी ड्रॉप करनी पड़ती है। मतलब वो पैसे कमाने में लग जाते हैं, अखराजात उठाने में। लेकिन ये हमारी नीड है, ज़रूरत है पैसे कमाना, तो क्यों ना हम अगर फुल टाइम नहीं स्टडी कर सकते, मतलब पूरा टाइम नहीं दे सकते, तो हम पूरा टाइम ऐसा भी नहीं कि बस पैसे कमाने के चक्कर में स्टडी को छोड़ दें। स्टडी हमें चाहिए कि साथ कम टाइम दे लें। आप बहुत अच्छे नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं होंगे तो मिडल में रहेंगे, लेकिन स्टडी ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर पैसे हमारी नीड है, हम पार्ट टाइम काम कर लें साथ और मतलब अपने एक्सपेंसेस भी उठाएं और स्टडी भी साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े। फिर उसके बाद सोसाइटी मतलब आपको इनकरेज भी करते हैं कुछ लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं। तो इसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मतलब आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसे ही हुआ कि मैंने इंटर के बाद
जब लैट का टेस्ट क्लियर किया तो एक इंस्टीट्यूट में मैं गया, लाहौर स्कूल ऑफ लॉ, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया वहाँ के डायरेक्टर साहब ने, कि उन्हें जब पता चला कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, मतलब मैं रिक्शे पे वहाँ पे ना सवारी लेके गया था मॉडल टाउन में, तो एडमिशन लेने की गर्ज से मतलब मुझे किसी ने बताया कि नया कॉलेज है, तो मैं वहाँ पे जब गया डीन साहब से भी मिला, डायरेक्टर साहब से भी, तो उन्होंने मतलब सुन के तो उन्होंने कहा ठीक है आप आएँ, आप मतलब फ़ीस की टेंशन नहीं है, उन्होंने मुझे मतलब स्कॉलरशिप दी। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि जब फ़ीस का बर्डन कम होता है तो मतलब फुल तो नहीं लेकिन जितनी पॉसिबल थी उन्होंने कम की मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर मेरा पैशन जो है, मुझे एक मौका मिला, जैसे ग्रीन सिग्नल नज़र आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भाई स्टडी ड्रॉप करते हैं ना, चाहे जिस तरह से भी करना पड़े, काम करें, काम साथ पार्ट टाइम कर लें, लेकिन स्टडी ड्रॉप ना करें, स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये मुश्किलें ऐसे ही चलती रहनी है। मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई भी और रिक्शा भी आप चला रहे होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये होता है, एक होता है वो बच्चा जिसने मतलब बस स्टडीज के लिए मतलब फुल टाइम उसने पढ़ना है, लेकिन जब आप कम टाइम दे रहे हैं ना, तो मतलब स्टडी को ड्रॉप करने से वो अच्छा है कि अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा है। ड्रॉप करने से बहुत बेहतर है कि मतलब अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो स्टडी को कम टाइम देता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्जाम्स करीब आते हैं तो फिर ज्यादा टाइम एग्जाम्स की तरफ देता हूँ, ठीक है, ताकि उसकी तैयारी करके तो एग्जाम्स क्लियर कर पाऊँ। तो वकील बनने का शौक कहाँ से आया आपको कि मैंने वकील बनना है, वकालत की डिग्री हासिल करनी है? वैसे तो बचपन से ही मतलब मैं बेसिकली देहात से हूँ, पानामार, तो वहाँ पे मतलब ना मेरी दादी अम्मी, हमारे गांव में ना कोई वकील नहीं है। अच्छा। तो मेरी दादी अम्मी और दादा को भी बहुत शौक था, तो वो चाहते थे कि मेरा ये पोता ना वकील बने, हमारी फैमिली में कोई हो। तो बाकी तो उतने मतलब मुझसे बड़े भाई जो हैं वो उतना आगे तक नहीं गए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब किया तो मैंने ये देखा कि मेरे अब्बा हुजूर भी यही चाहते हैं, तो मैंने कहा क्यों, वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो पहले मेरी इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन जब मतलब कुछ लोग, आपको पता है कि हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वकील काले कोट वाले गुंडे या इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिले कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है, बुरा प्रोफेशन है। तो मैंने बस यही चीज़ देखी कि जब कोई भी फील्ड है उसमें अच्छा बुरा होता है ना, तो जिन्होंने ये कंट्री बनाई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने वकालत कानून की दलील पे ही बना, किसी लड़ाइयों से या ये दलीलों से जीता गया, पाकिस्तान को बनाया गया। बिल्कुल तो उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स और उन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान आज बना है। तो हर तरह से मतलब अगर किसी प्रोफेशन को अच्छी नज़र से भी देखा जाए, उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, तो बुरी नज़र से भी देखा जाए तो अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना व्यू होता है। बिल्कुल। और आपने आइडियल जो है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं कि डिग्री हासिल कर रहे हैं वकालत की। अजमल अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद है, तालिब इल्म हैं और रिक्शा ड्राइवर भी हैं। अजमल, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं और आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। तो जनाब आपसे भी यही कहेंगे कि हम लोग जिस तरह नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर देखती है कि अगर हमने पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, साथ कोई काम नहीं करना और सारा बोझ अपने वालिदैन पे डाल देना है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, साथ साथ काम भी कर सकते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपने खुद मैनेज करना। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी